बच्चों, ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत है। हम भारत की खोज के अध्याय 1 का अहमदनगर का किला का अध्ययन कर चुके हैं। हम आज अध्ययन करेंगे अतीत का भार। नेहरू जी दूसरे जेलों की तरह अहमदनगर के किले में भी वो बंदी बनकर रहने लगे थे। तो वहाँ पर भी उन्होंने बागवानी का काम शुरू कर दिया, क्योंकि वो सभी जहाँ भी रहते थे बागवानी क्या करते थे, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता था। तो यहाँ पर भी वो बागवानी करने लगे। तपती धूप और में भी वो कई कई घंटे काम में बिताने लगे। फूलों के लिए क्यारियाँ तैयार करते थे और खुदाई का काम भी करते थे वहाँ पेड़ पौधे लगाने के लिए। तो वहाँ की मिट्टी क्या थी कि बहुत ही पथरीली थी, पुराने मलबे अवशेष से भरा हुआ था। तो क्योंकि वह एक ऐतिहासिक जगह था और अतीत में पहले वहाँ अनेक युद्ध हो चुके थे, जिसमें कई महलों की टूटी फूटी अवशेषें पड़ी हुई थी। वहाँ पे गुंबद, वहाँ के खम्भे सब दब चुके थे, मलबे के रूप में पड़े थे और वहाँ दब चुके थे। फिर भी वहाँ का इतिहास इतना पुराना नहीं था। फिर भी वहाँ की एक घटना है जो बहुत ही विशेष है, जिसको आज भी याद किया जाता है। वह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने कि अकबर की शाही सेना के विरुद्ध में साहसी के साथ युद्ध करके अपनी सेना का नेतृत्व किया था और अकबर के सामने नाको चने चबवा दिए थे अकबर को। और पर उनकी हत्या उनके स्वयं के लोगों के द्वारा ही कर दी गई। इस तरह खुदाई के दौरान ज़मीन के नीचे बहुत ही प्राचीन दीवारों के हिस्से, गुंबदों, इमारतों के हिस्से मिले। पर ये काम की नेहरू जी को मंजूरी वहाँ के अधिकारियों के द्वारा नहीं दी गई और उनके पास इतना ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए कोई साधन भी नहीं था काम करने के लिए इस काम को। तो उन्होंने क्या किया कि कुदाल छोड़ दिया। कुदाल छोड़कर हाथ में अपने कलम पकड़ लिया और जब तक आज़ाद नहीं हो जाता, वो जेल में बंदी थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं लिख सकता और ना ही कि पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ, उन्होंने कहा। और बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। ये नेहरू जी का कहना था। इसी के बारे में गेटे ने भी कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। ये आपका हो गया अतीत का भार। उसके बाद का अध्याय है अतीत का दबाव। दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दम घोंटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं। मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। भारत और चीन की सभ्यताएं बहुत ही प्राचीन सभ्यता है, इसलिए ऐसा कहा गया है। नेहरू जी के मन में यह भारत की खोज के बारे में लिखते हुए यह विचार बार बार उठते थे
कि आखिर मेरी विरासत क्या है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ। क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत की एक ख़ास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति एक दूसरे से यहाँ अलग नहीं होता, एकदम से अलग नहीं होता। एक बात हमारे भारतवासियों के ऊपर विशेष रूप से लागू होती है, जो है हमारे रक्त मांस और अस्थियों में समाई है। हम इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप भी बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से नेहरू जी के मन में जगह बनाकर रखा हुआ था और वह इसी के बारे में लिखना चाहते थे। और इसकी कठिनाई और जटिलता उन्हें बार बार भयभीत करती थी और वह कहते थे कि मैं ज़मीनी तौर पर ही इसका स्पर्श कर सकता हूँ और इससे ज़्यादा आगे मैं बढ़ नहीं सकता हूँ। ये विचार उनके मन में बार बार आते थे। ये हमारा भारत की खोज का अध्याय 1 यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।